हाँ, बताओ। देख लो तो एकदम और पहुँची कचरा खा गया। आज नया चैप्टर बताना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, क्या बोलते हैं इसको? कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। बायोमॉलिक्यूल वाला नहीं है, इसके आगे जो आपको शेड्यूल मिला है उसमें यही चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर तो सीक्वेंस बायोमॉलिक्यूल मिला है, लेकिन पढ़ाना सीक्वेंस का है ना, शेड्यूल में जो दिया गया है वो यही चैप्टर है। तो देखिए यहाँ दो टर्म लिखे हुए हैं, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। इसमें से सेल साइकिल जो टर्म है इसको कोशिका चक्र बोलते हैं। चक्र का मतलब क्या होता है? साइकिल क्या है? कोई भी चीज स्टार्ट होती है वहीं आकर के कंप्लीट हो जाती है, तो एक साइकिल क्या बोलते हैं? कंप्लीट वन साइकिल पूरा हो गया। सेल साइकिल एक ब्रॉड टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है। सेल डिवीजन इसके अंडर में आता है, समझ में आया? सेल डिवीजन इज द पार्ट ऑफ सेल साइकिल। नोट कर लीजिएगा, ये क्या है? पार्ट है ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का एक हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। जब आप पढ़ते हैं सेल साइकिल में होता क्या है? सेल डिवाइड करती है। ध्यान से सुनते रहिए, क्या होता है? सेल डिवाइड करती है। तो सेल जब डिवाइड करती है तो क्या होता है? पहले वो तैयारी करती है, बड़ा एक्सपेरिमेंटल फेज आती है और यंग फेज आती है। तो सेल डिवीजन जो है वो यंग फेज है। क्या है वो? यंग फेज, इसी को बोलते हैं यंग फेज। तो सेल साइकिल के अंडर में सेल डिवीजन आता है। अब सेल साइकिल का मतलब क्या होता है? क्या मीनिंग है सेल साइकिल का? ठीक है, तो सेल साइकिल क्या है? देखिए, सीक्वेंशियल इवेंट। नोट कर लीजिएगा, यही लाइन बुक में लिखा है, सीक्वेंशियल इवेंट्स इन व्हिच इसके पास दूसरा सेलेक्ट कर लीजिए। सेल साइकिल क्या है? एक बहुत बड़ा इवेंट है। होता क्या उसमें? सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, अपने जीनोम को क्या करती है? डुप्लीकेट। पढ़ा होगा यस फेज में डीएनए का क्या होता है? डुप्लीकेट होता है। साथ में सेल की जितनी भी चीजें होती हैं वो डबल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डबल हो जाती हैं। सारी सेल अपन डबल हो जाएंगे, मतलब इंक्रीज द साइटोप्लाज्मिक कांस्टिट्यूएंट। साइटोप्लाज्म जो कुछ है वो सब क्या होगा? इंक्रीज होगा, डबल होता है। एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू द डॉटर सेल, और लास्ट में जाकर के सेल डॉटर सेल में टूट जाती है। ठीक है, ये सेल साइकिल की डेफिनेशन है। सीक्वेंशियल का मतलब समझ रहे हैं? एक के बाद एक इवेंट आएगा। जैसे जीवन आता है, ऐसा आता है, ऋतु, ये सब पढ़े हैं। ठीक है, सीक्वेंस में होता है। अब कोई भी सेल डिवाइड क्यों करती है? पहले समझना है कोई भी सेल डिवाइड क्यों करती है। तो कोई बताएगा रीजन क्या है किसी भी सेल के डिवाइड होने का? बताइए, कोई सेल डिवाइड क्यों करती है?
करके दो डिस्ट्रिक्ट बना दिए जाते हैं। तो कोई भी सेल देखिए, जैसे ये सेल है, ध्यान से सुनिएगा, ये सेल में क्या होता है, सेल जब ये नया सेल बना है, सेल ग्रो करती है, क्या करती है, ग्रो करती है, ठीक है। सेल जब ग्रो करती है तो होता क्या, देखिए न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, पता होना चाहिए। सेल में न्यूक्लियस मेन पार्ट में जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है। सेल जब साइज में ग्रो करती है, ठीक, तो साइज ग्रो करेगा तो इसका साइटोप्लाज्म होगा, क्या चीज, साइटोप्लाज्म, उसमें ज्यादा ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्म ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज बहुत नहीं बढ़ता है, न्यूक्लियस में ग्रोथ नहीं होती है। केवल और केवल क्या होता है, इसका कंटेंट डीएनए जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस में ज्यादा ग्रोथ नहीं है, मींस जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। बच्चे समझ रहे हैं, सेल जब साइज में इंक्रीज करेगा तो साइटोप्लाज्म में ग्रोथ ज्यादा होती है और न्यूक्लियस में ग्रोथ बहुत कम होती है। इसीलिए एक चीज होती है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है, N/C रेशियो, वो क्या हो जाता है, कम। चीज समझ रहे हैं, न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का अगर आप रेशियो देखिएगा तो जैसे जैसे सेल बढ़ती चली जाती है, सेल जैसे जैसे साइज में इंक्रीज हो रही है तो साइटोप्लाज्म का कंटेंट तो बढ़ता है, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस का कंटेंट उस स्पीड से नहीं बढ़ता, उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। तो अगर आप रेशियो देखेंगे, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो, N/C रेशियो, वो क्या होगा, वो कम आएगा, लेस देन 1 आएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, कम है, ठीक। तो N/C रेशियो होगा लेस देन 1, मतलब आप बोलेंगे वो घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। N/C रेशियो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, गोइंग टू डिक्रीज, जितना सेल बड़ा होता चला जाएगा N/C रेशियो धीरे धीरे घटता चला जाएगा, अचानक से नहीं घटता, ठीक है। तो समस्या क्या है, समस्या ये आती है कि सेल का न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जहाँ पर न्यूक्लियस है, सेल छोटा है, कंट्रोलिंग आसान है, लेकिन जब सेल बड़ी हो जाती है तो ये न्यूक्लियस उस बड़ी सेल को, लार्ज सेल को कंट्रोल प्रॉपर्ली नहीं कर पाता, क्योंकि सेल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अब उसके बस की बात नहीं है। इसीलिए लास्ट में क्या होता है, सेल दो पार्ट में डिवाइड होना मजबूरी है, सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, समझ में आया। तो सेल डिवीजन का जो रीजन अगर कहा जाए, सेल डिवाइड क्यों होती है, सेल डिवीजन क्यों होता है, उसमें पहली चीज आप लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, टू कंट्रोल द सेल बाय द न्यूक्लियस, ताकि न्यूक्लियस अपने सेल को कंट्रोल में रख सके, ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग सेल बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल को प्रॉपर्ली कंट्रोल में रख सके, इसीलिए सेल को डिवाइड होना कंपल्सरी है। दूसरा रीजन है, एक चीज और बताइए यहाँ पर, जब सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तो N/C रेशियो फिर से मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि ये सेल जब दो पार्ट में टूट जाएगी तो इतनी ही बड़ी बड़ी दो सेल बन जाएंगी ना, लास्ट में जा करके ऐसी दो सेल रेडी हो जाएगी कि नहीं होगी। सेल डिवीजन के बाद जब सेल बनती है इक्वल साइज की बनती है, पता होना चाहिए कैसे बनती हैं, इक्वल साइज की, तो इनका साइज आपस में क्या रहेगा, इक्वल, ऐसी दो सेल रेडी हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे N/C रेशियो क्या हो गया, बराबर, जैसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर है कि नहीं है, अरे इसका साइज सेम है ना, जितना साइटोप्लाज्म इसमें जितना बड़ा न्यूक्लियस था उतना सेम साइज का न्यूक्लियस था, तो N/C रेशियो को मेंटेन रखने के लिए सेल डिवाइड होती है, मेंटेन रखने के लिए। दूसरा लिखेंगे, तो मेंटेन N/C रेशियो, ठीक है। इसी को कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलते हैं, या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, न्यूक्लियस का अपॉन
साइटोप्लाज्म का रेशियो KI बोला जाता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसका दूसरा नाम लिख लीजिएगा, इसका दूसरा नाम होता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का जो कैरियो क्यों बोलते हैं, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्लाज्मिक कहाँ से लिया गया, साइटोप्लाज्म ने नीचे वाला जो प्लाज्मिक लिया गया। इसका जो सफिक्स है प्लाज्म है ना, यहाँ से प्लाज्मिक और यहाँ से कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, मतलब न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है उसी को बोलते हैं KI। उसको मेंटेन रखने के लिए सेल डिवाइड करते हैं। तो सेल क्यों डिवाइड करती है, इस शुरुआत में आपके बुक में लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। आगे इसके बाद सेल साइकिल, सबसे पहले क्या पढ़ना है, सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर में सेल डिवीजन आएगा, इसके अंदर में आएगा। सेल साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या होता है सेल साइकिल में, इंटरफेज, इधर देखिएगा, इंटरफेज। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो पहले क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। ये तैयारी करना एक एग्जाम देने के लिए 3 घंटे का होता है ना। तो इंटरफेस क्या है, कोई भी सेल है जब ये डिवाइड करना चाहती है, जब इसको डिवाइड करना होता है तो पहले तैयारी करती है, प्रिपरेशन करती है। और तैयारी में क्या होता है, इसके अंदर जितनी चीजें हैं वो सब डबल हो जानी चाहिए, क्योंकि डबल नहीं होगा तो कैसे बंटवारा करेंगे, बंटवारा होगा ना आगे जा करके, आधा हिस्सा यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, बराबर बराबर मिलना चाहिए दोनों को, दोनों सेल बराबर साइज की होनी चाहिए। इसलिए यहाँ सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डबल हो जाती है, समझ रहे ना। तो उसी चीज को हम लोग प्रिपरेशन बोलते हैं, तैयारी। वही तैयारी क्या बोली जाती है, इंटरफेस बोली जाती है इसका। और दूसरी चीज क्या होती है इंटरफेस के बाद, यम फेस, दूसरी चीज है यम फेस, ठीक है। तो 2 चीजें होती हैं, एक क्या है इंटरफेस है और एक क्या है यम फेस होता है, ठीक। यम फेस को आगे समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं इंटरफेस क्या होती है, समझ में आया। और एक चीज और समझ लीजिए, देखिए कोई भी सेल जब डिवाइड करती है उसमें कितना टाइम, एक वर्ड होता है जनरेशन टाइम, समझ लीजिए जनरेशन टाइम क्या है। जनरेशन टाइम का मतलब समझते हैं, कोई भी सेल डिवाइड होने में समय कितना लगता है। हमारे एक सेल 24 घंटे में डिवाइड हो जाता है, वही जनरेशन टाइम, ठीक है, जनरेशन का टाइम। तो जनरेशन टाइम होता है टाइम और सेल साइकिल, सेल साइकिल में कितना टाइम लग रहा है वो है जनरेशन टाइम बोलते हैं। और ये जनरेशन टाइम सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे जनरेशन टाइम अगर आप देखेंगे तो 95% टाइम कहाँ लगता है, इंटरफेस में, तैयारी में 95% टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है, तैयारी करने में। और 5% का टाइम कितने लगता है, यम फेज में। डिवाइड होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है सेल को, तैयारी करने में ज़्यादा समय लगता है, ठीक। तो अगर ह्यूमन में देखेंगे तो ह्यूमन की एक सेल ह्यूमन की 24 घंटे में डिवाइड कर जाती है, 24 आवर्स में होता है ना। 24 घंटे उसमें से 23 घंटे इंटरफेस में लगते हैं और 1 घंटा यम फेज में लगता है। तो 23 घंटे किस में लगेंगे, इंटरफेस में, इंटरफेस, और 1 घंटा किस में लगेगा, यम फेज में, ठीक है। ये ह्यूमन का डाटा है, समझ में आया। ऐसे ही ईस्ट सेल बुक में क्या है, ईस्ट सेल का जनरेशन टाइम कितना होता है, ईस्ट सेल। तो ईस्ट सेल में 90 मिनट होता है, 90 मिनट में ईस्ट सेल, एक सेल ईस्ट की 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक सेल से 2, 2 से 4, 90 मिनट में बनती रहती है। बैक्टीरिया ई कोलाई का जनरेशन टाइम बताइए, 20 मिनट। ई कोलाई ट्वेल्थ दिया ना, इस चैप्टर में दिया, मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में है। ई कोलाई में है 20 मिनट होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना है, ये जनरेशन टाइम सब में अलग अलग है। जितने भी ऑर्गेनिज्म सॉफ्टवेयर हैं सबका जनरेशन टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है सेल का, ठीक है।
तो जनरेशन टाइम वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे अंदर 24 घंटे है, तो ईस्ट के अंदर 90 मिनट का, बैक्टीरिया के अंदर 20 मिनट का है। तो ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म, हर जीव से दूसरे जीव में ये चेंज होगा। और एक जीव के अंदर, हमारे अंदर जितनी सेल हैं तो सभी 24 घंटे में डिवाइड नहीं करती है, वो तो एवरेज निकाला गया है 24 घंटा। अलग अलग टाइप की सेल है, अलग अलग उनका टाइमिंग है, किसी का 23 घंटा होगा, किसी को 20 घंटे में डिवाइड कर जाएगी। समझ रहे हैं? एक जीव के अंदर जितनी सेल है उनका जनरेशन टाइम भी अलग हो सकता है। यानी कि जनरेशन टाइम क्या है? वेरी करता है, वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये वेरी करेगा। एंड आल्सो वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल में भी वेरी करेगा इन सेम ऑर्गेनिज्म। और ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। जनरेशन टाइम वेरी करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म से। और तो सेल साइकिल के दो हिस्से, इंटरफेज और जंप फेज। अब इंटरफेज के, इसको हमको ध्यान समझना है, इंटरफेज क्या होती है। इंटरफेज के और भी नाम होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज। और नाम बताइए? रेस्टिंग फेज। और क्या नाम है इसका दूसरा? रेस्टिंग फेज। और कोई नाम है? प्रिपरेटरी फेज हो गया और रेस्टिंग। और कोई नाम? प्रिपरेटरी समझ में आता है कि तैयारी हो रही है, सेल डिवाइड करने जा रही है, तो पहले उसकी वो तैयारी करती है, बिना तैयारी के डिवाइड नहीं कर सकती है। उसमें क्या होता है पूरा समझना है। इसको रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं? रेस्टिंग का मतलब आराम करती है क्या? क्योंकि बहुत समय लगा। कोई बताइए? रेस्टिंग, रेस्टिंग का मतलब तो आराम करना होता है, लेकिन तो तैयारी कर रही है बैठ करके, आराम नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं? और कोई बताएगा? रेस्टिंग फेज इसलिए बोलते हैं, पहले साइंटिस्ट मानते थे कि इस अवस्था में कुछ होता नहीं है, सेल आराम करती है, सेल आराम करती मानते थे, क्योंकि वो तो बाद में पता लगा कि तैयारी होती है। पहले साइंटिस्ट इसको रेस्टिंग फेज अब नहीं बोलते हैं। ये रेस्टिंग फेज अर्लियर, पहले बोला जाता था, पहले, अब नहीं बोला जाता है। क्योंकि पहले इतने एडवांस मटेरियल क्या है, इतनी अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप नहीं थे। जैसे सेल डिवाइड कर रही है, आप कैसे देखेंगे सेल डिवाइड कर रही है? माइक्रोस्कोप में सेल को लगाएंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता लगेगा कि सेल डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। तो पहले अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो साइंटिस्ट लोग घंटों बैठे रहते थे माइक्रोस्कोप लेकर के। उनको कुछ दिखता नहीं था, कुछ दिखता ही नहीं था उसमें, इंटरफेस में हो क्या रहा है कुछ पता ही नहीं लगता था कि हो क्या रहा है। तो मान लेते थे कि वो सेल आराम कर रही है उसमें। जब नहीं कुछ पता लगेगा तो मान जाएगी सेल रेस्ट में है, एकदम कुछ नहीं कर रही है। लेकिन जब बाद में अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप आया तो पता लगा कि वो मटेरियल एप्लीकेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोगों को समझना है। तो पहले बोला जाता है, समझे चीज़ को? ठीक, अब इसी को समझना है इंटरफेस। देखिए एक चीज और नोट कर लीजिएगा, सेल डिवीजन या सेल साइकिल। सेल साइकिल बड़ा टर्म, उसके अंदर में सेल डिवीजन, ये जेनेटिकली कंट्रोल होता है। जेनेटिकली कंट्रोल का मतलब समझ रहे हैं? हमारे जैसे जीवन में बाल कब सफेद होंगे, हाइट कब बढ़ेगी, ठीक है, कब क्या होगा, ये जीन में होता है। ये कहाँ है? आपके डीएनए में है सब कुछ। हर चीज का एक समय होता है, उस समय पर वो चीज आएगी। ऐसे ही सेल होती है, वो सेल डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी, कब करेगी, कितना टाइम लगाएगी, कैसे डिवाइड करेगी, ये सब कुछ डीएनए में है। सेल के, सेल का जो जीन है उसमें स्टोर है। तो सेल साइकिल जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। नोट कर लीजिएगा, सेल साइकिल क्या है? जेनेटिकली कंट्रोल।
डीएनए किससे बोलेंगे आप? डीएनए से। पूरे सेल साइकिल डीएनए से कंट्रोल में रहती है। अब इंटरफेस समझ लीजिए। तो इंटरफेस का मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ और आपको पढ़ भी रखते हैं। देखिए इधर डायग्राम बना दे रहे हैं, डीएनए को बता दें। इसमें समझना है कि इस पेज में क्या क्या होता है। ये चैप्टर बहुत छोटा है, 3 दिन से ज्यादा नहीं लगना, मैक्सिमम 3 दिन। भले आपको दिया है कि 4 दिन में खत्म करना है, लेकिन 3 दिन से कुछ चैप्टर को उसने दिया है कि जो है 5 दिन में खत्म करना है, लेकिन उसमें 8 दिन लग जाते हैं। फिर हमें को मैनेज करना है कौन से चैप्टर कितने दिन में खत्म करना है। हो गया डायग्राम हम बना रहे हैं इस तरीके से। ये सेल साइकिल का एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। आपके पास यहाँ पर ये क्या है, इधर से बनाया सेल डायग्राम का, यहाँ से स्टार्ट। इसमें यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये क्या है G1, ये क्या है S और ये है आपका G2 हो गया, ठीक है। और इधर क्या हो गया, ये यंग फेज थोड़ा सा बड़ा बन गया। सेल साइकिल का इवेंट है, क्या क्या कब होता है। तो यहाँ से लेकर के G1 से लेकर के देखिएगा, G1 से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के टाइमिंग को क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ये इंटरफेस है, बाकी वो क्या है, यंग फेज है। समझ में आया? यहाँ पर इंटरफेस में कितनी अवस्थाएं होती हैं, पहले बोलेंगे G1 अवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पर S, ठीक है। यहाँ पर मैं सेकंड लिख दे रहा हूँ यस फेज। पहले दोनों को समझ लीजिए, G1 में क्या होता है, यस में क्या होता है, G2 में क्या होता है। G0 अभी भूल जाइए, G0 किनारे कर दीजिए। अभी जब मैं आगे बताएंगे क्या होता है समझ लेना। 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक लगता है, 1 घंटा इसमें लगेगा, केवल 1 घंटा यहाँ लगता है। तो बताइए G1 पे और भी नाम, पहले तो इनके नाम समझ। सबसे बड़ी फेज कहा जाए, सीधे क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूरे सेल साइकिल की सबसे बड़ी फेज कौन सी है, G1, लॉन्गेस्ट फेज। पहली चीज क्या है, लॉन्गेस्ट फेज। लॉन्गेस्ट फेज किसका, ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। समझ में आया? G1 के और नाम देख लीजिए, G1 के और नाम क्या क्या है। जब फेज के बाद में आ रही है, G0 को भूल जाइए, G0 अभी नहीं देखिए। जब के बाद कौन सा आएगा, G1, G0 नहीं आएगा, इसको किनारे कर दीजिए। जब के बाद क्या आता है, G1। जब को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है पोस्ट माइटोटिक फेज, क्योंकि यंग फेज का दूसरा नाम क्या है, माइटोटिक। हम लोग यंग फेज को क्या बोलते हैं, माइटोटिक, जो कि माइटोटिक के बाद में आ रही है, तो पोस्ट माइटोटिक। तो इसका दूसरा नाम है पोस्ट यंग फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं। माइटोसिस के बाद आ रही है, समझ रहे हैं? ये एस फेज का दूसरा नाम होता है सिंथेटिक फेज। क्या होता है, सिंथेटिक। तो सिंथेटिक के पहले आ रही है तो प्री सिंथेटिक, क्या हो जाएगा, प्री सिंथेटिक फेज। और इसको G1 को G क्यों बोलते हैं, G का मतलब होता है गैप। G का मतलब क्या है, यहाँ पर गैप है। 2 बड़े बड़े गैप हैं, एक गैप ये है तो एक गैप ये है। इधर देखिए, G का मतलब क्या है, हाँ गैप। तो अगला नाम होता है गैप 1 फेज, गैप 1 फेज, ठीक है। चाहे आप गैप 1 बोलिए, चाहे क्या है, ये सारे नाम लिखे हैं। अब पहली चीज क्या है, सबसे बड़ी फेज है, ठीक। इस प्रिपरेटरी फेज में होता क्या है, तैयारी होती है। किस चीज की तैयारी होती है, सब कुछ डबल करना है।
सेल का साइटोप्लाज्म ही बढ़ाना है, ठीक है, सब इंक्रीजमेंट होगा। जितने सेल ऑर्गेनल हैं सब डबल होने चाहिए, ठीक है। तो सब एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग फेज में होते हैं। तो जीवन में बोलेंगे मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ होती है? जीवन। सबसे बड़ी फेज है और दूसरा है मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ये समझ रहे हैं ना? सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म में वृद्धि कहाँ होगा? जीवन। साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए टाइम कितना लगता है, तो ह्यूमन की एक सेल 24 घंटे में डिवाइड होती है, तो 23 घंटे यहाँ से यहाँ लगेगा। इसमें कितना लगेगा? 11 घंटा। 11 से 12 घंटे अकेले जीवन में लगते हैं, तो टाइम लीजिएगा इसका 11 to 12 आवर्स लगेगा, ठीक है, इतना लगता है। आगे इसके बाद और क्या होता है बताइए? सेल के अंदर जितने कोशिकांग हैं, जितने सेल ऑर्गेनल हैं, जैसे अगर ये सेल है और ये जीवन में इंटर कर रही, तो क्या क्या चीज होगा इसमें? जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सब क्या हो जाएंगे? डबल। सब डबल हो जाएंगे, ठीक है, दो को छोड़कर। सारे सेल ऑर्गेनल डबल हो जाएंगे, तो नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट यहाँ डबल होते हैं, ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट यहाँ डबल होगा, इसमें सब डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगली चीज क्या है? डुप्लीकेशन। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट को छोड़ करके बाकी सारी चीजें यहाँ डबल हो जाती है। राइबोसोम है, डबल हो जाएगा, ठीक है। जितने सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस डबल होगा, बताइए? न्यूक्लियस डबल नहीं होगा, न्यूक्लियस एक ही रहेगा। न्यूक्लियस का जब डीएनए कंटेंट एस फेज में डबल होता है, ठीक है। और क्या चीजें होती हैं और समझ लीजिए। एस फेज में क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। क्या होता है एस फेज में? डीएनए सिंथेसिस। एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा, तो डीएनए सिंथेसिस एस फेज में करानी है, तो उसकी तैयारी कहाँ करनी पड़ेगी? जीवन में। मतलब अगली फेज, जैसे आपको सेल को जब अगली फेज में जाना है एस फेज में, तो उसकी तैयारी किस स्टेज में करानी पड़ेगी? जीवन में। समझ रहे हैं ये चीज? डीएनए रेप्लिकेशन की तैयारी यहीं पर करनी पड़ेगी। तो आगे लिखेंगे सिंथेसिस। डीएनए कैसे बनता है? किस चीज से बनता है डीएनए? न्यूक्लियोटाइड से बनता है ना। और डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए बहुत सारे एंजाइम चाहिए, टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम भी यहीं बन जाएंगे, ठीक है, सारे एंजाइम। और क्या चीज बनेगी? न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, जिससे डीएनए बनता है। एटीपी बनेगा, क्योंकि एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और क्या चीज? एंजाइम। और किसके लिए? डीएनए रेप्लिकेशन का। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितनी चीजें चाहिए सब बन जाएगा। और साथ में देखेंगे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी सिंथेसिस होती है। देखिए ऐसा रखना नहीं है, और सीक्वेंस में है, बस ध्यान से समझते जाइए अगले पेज में क्या होगा, उसकी तैयारी यहाँ हो रही है, ठीक है। अब अगली चीज है प्रोटीन कहाँ बनता है? ये बताइए क्या है? एंजाइम क्या है? प्रोटीन ही तो है। तो प्रोटीन कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। सबसे ज्यादा प्रोटीन यहाँ बनती है, मैक्सिमम प्रोटीन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन। मैंने अर्ली क्यों लिखा है बताइए? अर्ली क्यों लिखा? बाद में लेट बनेगा। जीवन में जब प्रोटीन बनेगी तो उसको बोलते हैं लेट, बाद वाली है, शुरुआत वाली अर्ली प्रोटीन। मान गया? तो अर्ली प्रोटीन के सिंथेसिस यहाँ और कुछ बनेगा इसमें? अमीनो एसिड बनेगा, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड। तो प्रोटीन
बनेगा इसमें, जब पहले अमीनो एसिड बना के रेडी करना पड़ेगा सबको। तो अमीनो एसिड सिंथेसिस। और क्या बनेगा बताइए? आरएनए भी बनता है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनेगा तभी प्रोटीन बनेगी। राइबोसोम तो मैंने बता दिया ना, राइबोसोम किसमें आ जाएगा? सेल ऑर्गेनेल। भाई प्रोटीन बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? आपके पास आरएनए सेल के पास होना चाहिए, डीएनए तो है, आरएनए होना चाहिए, 3 तरीके के आरएनए। उसके बाद राइबोसोम चाहिए, ठीक है, अमीनो एसिड चाहिए, तो अमीनो एसिड मैंने लिख दिया, और राइबोसोम यहाँ हो गए। तीसरा क्या बचा? आरएनए। अमीनो एसिड के और आरएनए की सिंथेसिस होती है। इतना सारा होता है इसमें जीवन में। सबसे ज्यादा चीजें कहाँ मिलेंगी देखने को? जीवन में बहुत कुछ होता है। सबसे बड़ी पेज है, सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्मिक गुण होते हैं। आगे इसके बाद कौन सी पेज? एस पेज। अगली है एस पेज, इसका दूसरा नाम सिंथेटिक पेज। सिंथेटिक पेज। और नाम बताइए? एस पेज का दूसरा नाम सिंथेटिक हो गया। क्यों बोलते हैं सिंथेटिक पेज? सिंथेसिस नहीं है, सिंथेटिक है। अब देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सिंथेसिस नहीं, क्या है? सिंथेटिक है। यहाँ किसी चीज की सिंथेसिस होती है, सही लिखा ना? सही, सिंथेसिस सही लिखा। किसी चीज की सिंथेसिस होती है, क्या बनता है? डीएनए की सिंथेसिस होती है। इस चीज का डीएनए का सिंथेसिस होता है, समझ आया? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पेज बोलते हैं। इधर लिख लीजिएगा। अरे बताइए समस्या क्या है? सिंथेसिस कोई बात नहीं, यहाँ तो होगा डीएनए सिंथेसिस। और कोई नाम इसका? पोस्ट जीवन। जीवन के बाद आ रही है, और प्री क्या बनेंगे? जीटू। जीटू के पहले आता है तो प्री जीटू, ठीक है? क्या होगा इसमें इवेंट बताइए? सबसे बड़ा इवेंट जो है डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा? डीएनए डुप्लीकेशन नहीं बोल सकते हैं, डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन। और क्या इवेंट होगा? डीएनए डबल हो गया। और बताइए? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन यही होता है, ध्यान से लीजिए। सेंट्रियोल एनिमल सेल में होता है। कहाँ होता है? इधर देखिए, सेंट्रियोल कहाँ होता है? एनिमल सेल में। तो ये आपके पास सेल है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्या है? सेंट्रियोल। इसकी दूसरी कॉपी यहाँ बनानी पड़ेगी, सेंट्रोसोम, ठीक है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन इस स्टेज में। अगला है डुप्लीकेशन और सेंट्रोसोम भी कह सकते हैं, सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल। बात देखिए, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, तो 2 सेंट्रोसोम बन जाएंगे और 4 सेंट्रियोल हो जाएगा। और क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन बनेगा। क्या चीज बनेगा? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होगा। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ काम आएगा? जब डीएनए को कंडेंस करना होगा तो हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और अगर पूछा है नॉन हिस्टोन कहाँ बनता है, देखिए नॉन बताइए। नॉन G1 और G2 में बनता है, नोट कर लीजिए अलग से। नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये कहाँ बनेगा? G1 में और G2 में बनेगा, क्योंकि गलत हो जाएगा आंसर। इसको ध्यान में रहेगा, तो नॉन वाला भी इसमें टिक हो जाता है। कहाँ बनेगा? G1 और G2 में बनेगा। दोनों जोन को कंडेंस करने के डीएनए के लिए हिस्टोन के साथ साथ नॉन हिस्टोन भी इन्वॉल्व होती हैं। और कुछ होगा इसमें?
क्रोमोसोम पर हाँ देखिए डीएनए कंटेंट लिखेंगे, डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो जाएगा, डबल। बट क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या रहेगा, रिमेन सेम, रिमेन सेम। इतना पहले देखते जाइए, सब एक एक करके सारी चीजें समझ में आएंगी। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा लेकिन डीएनए कंटेंट अभी सब समझाऊंगा आगे क्या होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, इसके बाद इतना चीजें हो गया। अब किस पेज पे आते हैं आगे, G2 पर। G2 में बहुत कुछ नहीं होता। G2 फेज का दूसरा नाम बताइए, पोस्ट सिंथेटिक फेज, पोस्ट सिंथेसिस फेज। एस फेज के बाद में आ रही है, जब फेज के पहले है तो प्री माइटोटिक फेज या प्री यंग फेज, ठीक है। ये है पोस्ट सिंथेसिस फेज, या हो गया प्री माइटोटिक फेज, ठीक है। कितने नाम होते हैं, गैप को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैप टू। क्या क्या होगा, जो वहां हुआ था, जो चीज बची रह गई आप सब इसमें हो जाएगा। क्या बचा रह गया, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये नहीं हुआ था, एंड क्लोरोप्लास्ट, समझे। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कहाँ डबल हो गया, आगे होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा। इसके लिए जरूरी है ये धागे बनाने हैं, जब इसमें क्रोमोसोम को खींचने के लिए धागे बनाने हैं, स्पिंडल फाइबर्स, उनके प्रोटीन यहाँ बनती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जिससे माइक्रोट्यूब्यूल वाले धागे बनते हैं, समझ आया। और क्या होगा, सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म में वृद्धि लगातार होती है, ध्यान रखना है। इसमें भी साइटोप्लाज्म ग्रो करता है, इसमें भी, लेकिन ज्यादा यहाँ और यहाँ करता है। तो साइटोप्लाज्म का कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और लास्ट में बोलेंगे लेट प्रोटीन बनेगी, क्या बनेगी, लेट प्रोटीन। और जो प्रोटीन जरूरी है उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये भी तो लेट प्रोटीन है। आगे ट्यूबुलिन क्या है, प्रोटीन है ना, बाद में बन रही है, लेट प्रोटीन हो गया, ठीक है। कितनी चीजें होती हैं, तो तीनों में सबसे बड़ी फेज कौन सी होती है, G1। उसके बाद यह स्टेज में टाइम कितना लगता है, यहाँ 11 से 12 घंटा, और यहाँ 7 से 8 घंटा बोलेंगे, और यहाँ 4 आवर्स ओनली, 4 घंटे लगभग लग रहे हैं, ठीक है। वहाँ 4 घंटे के आसपास, यहाँ 7 से 8 घंटा, यहाँ 11 से 12 घंटा हो गया, पूरा लगभग 23 घंटा होता है। 7, 4 और वो 11, ठीक है। बता दें, अभी इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन करा दूंगा, इसी टॉपिक का, इसी टॉपिक के क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है, ज़्यादा टाइम इसमें लगाना नहीं है। हो गया, देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमको ये तीनों फेज समझ में आ गई। एक चीज और समझनी है, G0 फेज, उसको समझ लीजिए। G0 यहाँ क्यों लिखा गया ना, इसको समझते हैं। G0 फेज के इसको क्वेश्चन फेज भी बोलते हैं, Q2ISCENT क्वेश्चन फेज, ठीक है। G0 फेज ध्यान से क्या होता है, कब आती है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, देख रहिएगा, ये डिवाइड किया, डिवाइड करके कितना सेल बनाया, 2 सेल, है ना। 4 भी बनती हैं, मियोसिस होगा तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, 4 बनेगा, समसूत्री में 2 बनेगा, बन गया। अब
कहाँ चली जाएगी? G0 में चली जाएगी। क्या बोलेंगे G0? G0 फेज सेल साइकिल का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिए। इसलिए मैंने बोला M फेज के बाद कौन सी फेज आती है? G1। G0 फेज हमेशा नहीं आती है, उसका जो चक्र है उसका हिस्सा नहीं है, सेल साइकिल का हिस्सा ही नहीं है, ये कभी कभी आता है मौका। तो G0 फेज कब आएगी? जब कोई भी सेल डिवाइड नहीं करना चाहती है। तो डिवाइड ना करने के दो तरीके से नहीं करेगा, या तो परमानेंटली डिवाइड करना बंद कर सकता है या तो टेम्पोररी कर सकता है। पढ़ाई परमानेंटली छोड़ देते हैं बच्चे या थोड़ा सा कर, ठीक है। तो टेम्पोररी डिवाइड करना बंद कर सकती है सेल या परमानेंटली बंद कर सकती है। समझ में आया? जैसे परमानेंटली का मतलब समझिए, प्लांट में जब मैनेजमेंट टिश्यू से परमानेंट बनता है तो परमानेंट में एक टिश्यू को आप छोड़ दीजिए, कौन सा वाला? पैरेंकाइमा। बाकी कोई टिश्यू कभी डिवाइड नहीं करता, पूरा परमानेंट हो गया। तो मेरिस्टेमेटिक से जब स्क्रीनकाइमा बनेगा और क्या बनेगा? पैरेंकाइमा। तो वहां सेल G0 में चली जाएगी पूरी तरीके से, वो फिर डिवाइड नहीं करेगी। लेकिन कभी कभी जैसे पैरेंकाइमा की सेल डिवाइड कर जाती है ना, पैरेंकाइमा कैसा टिश्यू है? परमानेंट है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो डिवाइड कर जाएगा, जरूरत पड़ने पर वो डिवाइड करेगा, मेरिस्टेमेटिक बनेगा। तो G0 फेज कब आती है? लिखेंगे when कोई भी सेल जब सेल डिवीजन को रोक देती है, स्टॉप करा देती है, आइदर परमानेंटली और टेम्पोररी। परमानेंटली या फिर टेम्पोररी क्या है? सेल डिवीजन को रोक देती है। बोलेंगे सेल कहाँ चली गई? G0 में चली गई, ठीक है। अगली चीज G0 नॉट ए पार्ट ऑफ सेल साइकिल। ये सेल साइकिल का हिस्सा नहीं है, सेल साइकिल का ये हिस्सा ही नहीं है। ये दो पॉइंट हो गया। सेल डिवीजन, सेल डिवाइड नहीं करती है तो वो G0 में चली जाती है, और क्या है क्या, और ये सेल साइकिल का हिस्सा नहीं होता, ठीक। अब एक चीज और देखिए, कोई भी सेल जब G0 में रहती है मतलब वो डिवाइड नहीं कर रही है, डिवाइड नहीं कर रही है, इसका मतलब G0 या तो पूरी तरीके से सेल डिवीजन बंद कर दिया कि कभी डिवाइड नहीं करेगी, या तो क्या है? टेम्पोररी हो गया, पॉज कर दिया गया सेल डिवीजन, तो सेल डिवाइड नहीं कर रही, लेकिन सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। समझते हैं? सेल भले डिवाइड नहीं करती है, आप सो रहे होते हैं, आपको एहसास नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी में सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म चलती है ना, तो सेल में मेटाबॉलिज्म चल रही होती है, भले वो डिवाइड ना करे, डेड नहीं होती है सेल। तो आगे लिखेंगे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। G0 फेज में सेल क्या होती है? मेटाबॉलिज्म उनकी चलती रहती है, केवल वो डिवाइड नहीं करती। इनको क्वोशेंट बोलते हैं। क्वोशेंट का मतलब साइलेंट होता है। क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है, ठीक है। एक चीज और समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग जो इम्पोर्टेंट है, कोई भी सेल, जैसे डायग्राम फिर से बना रहा हूँ, ये आपका M फेज हो गया, ये आपका G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया। सेल जब सेल G0 में जाती है, कब जाती है? जब उसको डिवाइड नहीं करना है, ठीक, तो वहां से एग्जिट हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट आपने एग्जाम दे दिया, इसके बाद क्या होगा? कुछ लोग परमानेंटली एग्जाम कभी नहीं देंगे और कुछ लोग क्या है उस समय आराम करने के बाद फिर से तैयारी करना चालू कर देंगे। दो तरीके हैं, या तो एकदम क्लास कुछ नहीं करना है, और या तो क्या थोड़ा सा करके एक बार अटेम्प्ट और देखना है। यहाँ पर जब सेल डिवाइड कर जाती है, जब सेल क्या होता है? डिवाइड कर जाती है,
तो वो क्या करती है, वो जी नॉट में चली जाती है, जी नॉट में। ठीक, अब जी नॉट में एक चीज समझना, सारी सेल जी नॉट में नहीं जाती है। अगर उसको डिवाइड नहीं करना है तो या तो डिवाइड नहीं करना तभी जाएगा, अगर उसको अगली बार फिर डिवाइड करना है तो कभी वो जी नॉट में नहीं जाएगा। हर सेल जी नॉट में नहीं जाती है। समझ में आया कि नहीं एमप्लेस होता हुआ चलो आराम करते, जी नॉट में आराम नहीं होता है। ठीक, वो जीवन में जाएगा। तो याद रखिए जी नॉट प्लेस आएगी चाहे जब आए, लेकिन सेल जीवन में एंटर कर जाती है। सेल पहले जीवन में एंटर कर जाएंगी, तब यहाँ से वो क्या करेंगी, तब जी नॉट में जाएंगे। ये चीज समझ रहे हैं? कोई भी सेल डायरेक्ट इसको ऐसे समझेंगे। देखिए जैसे ये यहाँ डायग्राम था, ये था यम पेज में समझ रहे ना, एक सेल से कितना सेल बन गया, 2 सेल बन गया, बन गया यहाँ पे समझ गया। अब इसके बाद क्या आता है, जीवन। हमने कहा जीवन आता है, जी नॉट कहाँ गया। ये सेल अगर मान लीजिए डिवाइड नहीं करना चाहती है तो कहाँ जाएगी, जी नॉट में जाएगी। लेकिन पहले वो जी नॉट में जाने के पहले वो क्या है, जीवन में एंट्री करेगा, जीवन में एंट्री करेगा, यहाँ से एग्जिट होगा। इस चीज को समझ लेना। हर सेल चाहे वो डिवाइड करे चाहे ना करे, इससे कोई मतलब नहीं है, जीवन में उसको जाना ही पड़ेगा। जीवन में कुछ समय तक रहती है यहाँ, जीवन में मतलब जीवन में अपने इवेंट होते हैं वो करेगा। इसके बाद अगर यहाँ से डिसाइड होता है, यहाँ से डिसाइड होता है कि सेल डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी तो जी नॉट में चले जाइए, करेगी तो आगे बढ़ जाइए। समझ रहे हैं? सारी सेल जीवन में एंटर कर जाती हैं। डिसाइड कौन करता है कि डिवाइड करना है कि नहीं करना है, जीवन में जाके डिसाइड होता है। वहाँ सोचती है सेल कि अब उनको डिसाइड क्या करना है, अगर नहीं करना है यहीं से वो एक्टिव हो जाती है, क्या हो जाती है, एग्जिट। और अगर डिवाइड करना है तो यहीं से वो आगे बढ़ जाती है। समझ रहे हैं? इसीलिए कभी जो है ढंग की बात जी नॉट नहीं आती है, सारी सेल जीवन में एंटर कर जाती है। जी नॉट कब आती है, जीवन के बीच में से आती है, कहीं से यहाँ से आएगी। यहीं से डिसाइड होता है कि हमको डिवाइड नहीं करना है, चलेगा जी नॉट में। जब जी नॉट में चला गया तो जीवन नहीं आएगा, आएगा कब आएगा, अगर टेम्पोररी रेस्ट मारा है तो। अगर सेल ने टेम्पोररी रेस्ट किया है तो फिर वो जीवन में कूद के आगे चला जाएगा, और परमानेंट रेस्ट कर दिया तो नहीं आएगा। समझ रहे ना? इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑल सेल, जितनी सेल्स होती हैं एंटर करती हैं, एंटर इन जीवन फेज, जीवन में सब एंटर करेगा। ठीक है? देन दे मे एग्जिट, वो एग्जिट कर सकती है, एग्जिट वहाँ से एग्जिट हो सकती है। और जीवन फेज, वहाँ से वो जीवन फेज के लिए एग्जिट कर सकती है, लेकिन उनको कंपल्सरी है जीवन में आना ही पड़ेगा। ठीक है? इसीलिए सेल डिवीजन का जो डिसीजन होता है वो जीवन में होता है। ठीक है? आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा, सेल डिसाइड फॉर डिवाइड, कहाँ डिसाइड करती है, जीवन। जीवन फेज में वो डिसाइड करती है कि इसको डिवाइड करना है कि नहीं करना, नहीं करना तो वहीं से वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक? तो सेल किस फेज में जाकर के एग्जिट होती है, जीवन फेज में जाकर के जी नॉट में एग्जिट हो जाती है। ये आपका सब कंप्लीट हो गया। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखा देता हूँ इंटरफेस के। ठीक है? हाँ, मुझे क्वेश्चन कर लीजिए तब आगे समझेंगे।
टॉपिक पहला इसको कर लेते हैं। सब्जेक्ट हो गया लास्ट टाइम ना सीआरटी क्वेश्चन को जाएंगे मिक्सअप मिलेगा मिक्सअप वाला क्वेश्चन आ जाएगा भी नहीं करना नहीं से टाइप करना पड़ेगा बताइए करेक्ट सीक्वेंस बतानी है आपको G1 यस G2 यम ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस डीएनए सिंथेसिस कहां होती है बताइए कंसीडर द गिवन ये आपको स्टेटमेंट बताया तो ड्यूरिंग द G1 फेज G1 वाले में सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव तो सेल हमेशा एक्टिव होती है चाहे वो जीवन में रहेगी यस G2 सब जगह एक्टिव ही रहेगी एंड कंटीन्यूअसली ग्रो भी करती है जीवन में सबसे ज्यादा ग्रो करती है बट डज नॉट रेप्लिकेट सही है डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है यस ड्यूरिंग G2 प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू बताइए क्या है इस लाइन को बताइए सही है रॉन्ग क्या है बोल रहा है G2 में प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड प्रोटीन बनती है सही है इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस के रेडी होने के लिए व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू और सेल ग्रोथ लगातार होती रहती है सेल में ग्रोथ होती है माइटोसिस के लिए प्रोटीन बनती है अच्छा अब दूसरा बताइए यहीं से क्वेश्चन और बता रहे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रोटीन्स फॉर यंग फेज का मतलब माइटोसिस सिंथेसाइज्ड इन बताइए इसका आंसर G1 में G2 में और बोथ G1 एंड G2 आंसर बताइए हाँ सोच के बताइए प्रोटीन्स फॉर यंग फेज सिंथेसाइज्ड इन माइटोसिस वाली प्रोटीन जो है वो लेट प्रोटीन है यंग फेज G2 के बाद आता है माइटोसिस या यंग फेज में जो प्रोटीन चाहिए फॉर एग्जांपल ट्यूबुलिन है कि नहीं है ट्यूबुलिन तो माइटोसिस वाली प्रोटीन तो बनती है G2 में लेकिन अगर यही हटा दिया जाए वहां से इसको हटा दिया जाए तो आंसर ये होगा कब अगर ये यंग फेज को हटा दिया जाए तो आंसर होगा कब समझ रहे हैं इस चीज को क्योंकि आपके जीवन में भी प्रोटीन बनती है G2 में भी बनती है अगर स्पेसिफिक पूछेगा अलग से कि यंग फेज वाली प्रोटीन कहाँ बनती है तब बिल्कुल सही होगा समझ रहे हैं नोट कर लीजिएगा प्रोटीन्स फॉर यंग फेज सिंथेसाइज्ड इन G2 यंग फेज वाली प्रोटीन G2 में बनती है माइटोसिस वाली तो इनका क्या देखिए प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस को प्रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए वहां बनेगा G2 बनता है और सेल की ग्रोथ तो हर जगह होती है सेल ग्रोथ आपका जीवन में भी होता है ठीक है बस में दोनों सही
अदरवाइज ये छूटता नहीं। देखिए अगला, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल? लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? यंग फेज, इंटरफेज, लैक्टोटीन, यस फेज। अब इंटरफेज है हमारा, ठीक है, क्योंकि यंग फेज छोटा है, यंग इंटरफेज में 3 आती है ना, G1 S G2, इंटरफेज में सबसे बड़ा है। इन द G2 फेज ऑफ सेल साइकिल, बताइए G2 फेज में क्या होता है? आरएनए की सिंथेसिस बंद हो जाती है। आरएनए, सोचिए अगर आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा? लेट प्रोटीन कैसे बनेगा? बाद में प्रोटीन बनती है, उनको बनाने के तो आरएनए चाहिए कि नहीं चाहिए? डीएनए रेप्लिकेट होता है यूट्यूब में, अगर आपको नहीं आ रहा यहाँ से देखिए, ये वाला आंसर रॉन्ग हो गया, ये वाला क्या है? रॉन्ग है आंसर, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस बिगिन, ये क्या चीज आ गया? ये है डीएनए को बनाने वाली जो चीजें होती हैं न्यूक्लियोटाइड, इनकी सिंथेसिस तो यहाँ नहीं होती, वो तो जीवन में होती है, ये तो रॉन्ग हो गया। प्रोटीन सिंथेसिस यही हमने पढ़ा है ना, इसका मतलब आरएनए सिंथेसिस उसका भी सही माना जाएगा, बंद हो जाती है आरएनए सिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि आरएनए जीवन में बन के इतना रखा रहता है, वो जीवन में क्या कर देता है? प्रोटीन बना देता है। ये वाला सही है, आगे बताइए, करेक्ट इंडिकेशन ऑफ फेजेस इन द सेल साइकिल, बताना है आपको कौन सा क्या बता रहा है। बी कहाँ है? लेकिन इतना है यंग फेज, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? इसमें जीवन कहाँ चला जाएगा? कोई बताएगा जीवन कौन सा? ये वाला कि ये वाला कि ये वाला जीवन? बताइए यहाँ पर, ये क्या है? जीवन है, ये एस है, ये B2 है और ये यंग है। तो बी बोल रहा है, बी का मतलब ये वाला, ये है मेटाफेज। तो आपने अभी तो पढ़ा नहीं है कि यंग फेज में कौन कौन सा है, उसको जान रहे हैं, ये प्रोफेज, ये मेटाफेज, ये एनाफेज, ये टेलोफेज। बी क्या है? एनाफेज। बी क्या है? एनाफेज, समझ रहे हैं इसको। सी कैरियोकाइनेसिस है, तो सी कैरियोकाइनेसिस नहीं है, साइटोकाइनेसिस है, समझ रहे हैं ना, सी का मतलब साइटो। डी सिंथेसिस फेज है, हाँ सही है, ये साइटोकाइनेसिस। ये कहाँ लिखा है? ये नहीं लिखा था, ये ऊपर लिखा है, ये बोल रहा है वो साइटोकाइनेसिस है। तो देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये है ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपका आंसर कौन सा होगा? डी क्या है? समझ आया? ये बताइए, ये अभी मैंने नहीं बताया, इस चीज को छूटा हुआ है, ये कंटेंट अभी आपको समझाना है, ठीक है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन भी दिया था मैं, सेंट्रल रेप्लिकेट ड्यूरिंग, बताइए सेंट्रल का रेप्लिकेशन कब होता है? एस राजा आगे इसको करेक्ट सीक्वेंस इंटरफेज में ये हो जाएगा। अच्छा फिर से सोचिए इसको, ए सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव कब रहती है? पहले रहेगा ये, दूसरा डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है लेकिन क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है, ये होता है यस फेज में। ये किसकी बात हो रही है? यस फेज में, मैं लिख दे रहा हूं, ये यस फेज की बात हो रही है, किसकी हो रही है? यस। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में, डीएनए कंटेंट यस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? सेम रहेगा, अभी मैंने बताना कैसे, ठीक है। यह फेज और सिंथेसिस का प्रोटीन कौन सी चीज पहले है? पहले कौन सा आएगा? तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव पहले आना चाहिए, क्यों? अगर कोई सेल डेड है तो क्या उसमें सेल डिवीजन होगा? नहीं, सेल एक्टिव होना चाहिए ना, पहले सेल में एक्टिविटी होनी चाहिए, ये तो सबसे पहले आएगा, ये सभी में ये पहले दिया हुआ है, सही है। इसके बाद क्या होगा? यंग फेज बाद में आती है, प्रोटीन पहले बनती है, प्रोटीन कब बनती है? G2 में, ये G2 में बात कर रहा है, ये यंग की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है, यस बात करा ले जाएंगे ना, एक के बाद ये सीक्वेंस लगता है।
इससे बड़ा आसानी हो गया है। पहले क्या होता था, जब सवाल करवाना होता था तो बुक ली जाती थी, क्वेश्चन पढ़े जाते थे, बोर्ड पर उसके किसी पे लिखा जाता था ऑप्शन, किसी को समझ नहीं आता था, किसी को नहीं आता था। क्यों? बड़ी दिक्कत होती थी, क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा नहीं कराना, मन नहीं करता था। कितना क्वेश्चन कैसे कराया बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिफरेंशिएट जीटू, जीवन और जीटू से कौन चीज अलग पड़ती है? जीवन और जीटू में डिफरेंस पूछा गया है, कौन सा फीचर ऐसा है जो जीटू को जीवन से अलग कर देता है? मतलब जीटू में है और जीवन में नहीं। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? कौन सा फीचर ऐसा है जो जीटू को जीवन से अलग रखता है? तो बताइए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दोनों में होता है। कोर्स की कंटेंट ऑफ डीएनए आपने पढ़ा नहीं है, कुछ लोग जान रहे हैं। कोर्स की कंटेंट जीटू में होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? होता, ठीक है, और जीवन में नहीं है। दूसरी कंटेंट ऑफ डीएनए, दूसरी कंटेंट ऑफ डीएनए जीटू में नहीं होता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए की सिंथेसिस जीवन में है, ठीक है। हाँ, तो ये लास्ट वाला आंसर कौन सा वाला? कोर्स की कंटेंट ऑफ डीएनए, मेन चीज ये है, कोर्स की कंटेंट। मेन क्या है? कोर्स की कंटेंट। अब एक चीज हमको थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन देखना, क्योंकि वहाँ इस ऑप्शन को ठीक किया गया है। ये क्वेश्चन था आरएनए वाला, हमने कहा था आरएनए बनता है, ठीक है, वहाँ उन्होंने नोट किया था, ऑप्शन में नहीं था। इसको हमको देखना पड़ेगा कि आरएनए बनता है कि नहीं बनता है, ये बात इसको चेक करना पड़ेगा। बाकी इस हिसाब से आंसर ये होना चाहिए सेकंड वाला, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए को चेक करके बताएंगे क्या चीज है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेल में जी नॉट ट्रेस, टर्मिनेट द सेल साइकिल और एग्जिट द सेल साइकिल। During what phase of cell cycle would you find the most DNA per cell? बोल रहा है कहाँ पर DNA सबसे ज्यादा होगा? Would you find the most DNA per cell? G पर S into phase second, S phase में per cell होगा। एक सेल में DNA कंटेंट कहाँ जाता होगा? फिर से पढ़ लीजिए। During what phase of the cell cycle would you find most DNA per cell? क्वेश्चन ही बड़ा है। देखा जाए तो डीएनए, सुनिए, डीएनए का जो कंटेंट होता है, जितना चीजों में होता है उतना ही यस में होता है, कोई कम ज्यादा नहीं होता है कि यस में डीएनए इतना है कि जीटू में चेंज हो जाएगा, नहीं। जितना डीएनए यस में है उतना ही जीटू में। जीवन में कम रहता है, आधा रहता है। जीवन में डीएनए कंटेंट क्या होता है? जीटू में एस में जाकर के डबल हो जाएगा और जीटू में वही डबलिंग चलती है। पूछ रहा है मोस्ट डीएनए, मोस्ट में तो आंसर देखिए, हालांकि इसमें भी इतना है, इसमें भी इतना है। प्रोपेज सेकंड होगा नहीं, प्रोपेज सेकंड नहीं होगा, क्योंकि प्रोपेज सेकंड मियोसिस हो जाती है। पता है? यही वाला आंसर होगा, देखिए। अरे बात समझ लीजिए, बोल रहा है किस सेल में, देखिए ये प्रोपेज जब सेकंड आती है तो प्रोपेज सेकंड का डायग्राम ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। अगर आपने मियोसिस पढ़ा है ना, सर ने पढ़ा मियोसिस, मियोसिस में जब प्रोफेज 1 आती है, फिर क्या आता है? प्रोफेज सेकंड आता है। तो ये जब प्रोफेज सेकंड आता है तो उसमें सेल का डायग्राम कुछ ऐसे रहता है कि नहीं रहता? रहता है ना? बताइए आप, ये ऐसा रहता कि नहीं रहता? नहीं रहता। तो देखिए, क्योंकि पढ़ाया गया नहीं है, अभी हमने बताया नहीं मियोसिस के बारे में। आंसर आपका ये होगा, ठीक है। प्रोफेज सेकंड आंसर होगा। सबसे ज्यादा डीएनए कंटेंट आपको प्रोफेज सेकंड मिलता है। फर्स्ट होता तो रॉन्ग होता, फर्स्ट होता तो रॉन्ग होता, लेकिन सेकंड है। सेकंड में ये स्टेज आती है, ये वाली 1
में आया? इस तरीके का इसको आगे तक पढ़ेंगे तो समझिएगा। ये बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग कोड स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। सही है। सेल जब ग्रो करती है यार G1 S G2 तो उसमें साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होती है और वो लगातार चलता रहता है। ठीक है। इंटरफेस इज द फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन। यंग फेज, वास्तविक सेल डिवीजन कौन सा है? यंग फेज। समझते ना? एक्चुअल सेल डिवीजन कब होता है? जब यंग फेज आती है। इंटरफेस में तो तैयारी होती है, रॉन्ग हो गया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल इन द एस फेज। क्रोमोसोम का नंबर एस फेज में डबल हो जाता है। डीएनए का होता है, डीएनए का नंबर नहीं होता, कंटेंट अमाउंट डबल होता है। केवल अमाउंट, नंबर वही रहता है। ये रॉन्ग हो गया, ये हो गया। The cell that does not divide further exits the G1 phase to enter the metabolically inactive stage. लास्ट वाला पढ़िए ध्यान से। बोल रहा है वो सेल जो डिवाइड नहीं करती है वो एग्जिट हो जाती है। कहाँ से? G1 में जाने के बाद में एग्जिट होती है। पहले G1 में एंट्री करेगा तब एग्जिट होगा और कहाँ एग्जिट हो जाएगा? तो एंटर ए मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज होगा। ये गलत नहीं था। मेटाबॉलिकली एक्टिव होना चाहिए। जी नॉट बेस मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, इनएक्टिव नहीं होती है। जी नॉट में जब जाएगा तो जी नॉट कैसे है? मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग और ये रॉन्ग हो गया। पूछा क्या है? ट्रू और फॉल्स बता जाएंगे आप। देखिए कौन सा सही हो रहा है। फर्स्ट वाला आपका सही है। फर्स्ट वाले में जो आप है फर्स्ट वाला मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक डुप्लीकेट कब होता है? अभी बताया। G1 कहाँ होता है? राइबोसोम। गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो ज्यादातर कहाँ होते हैं? G1 में। ठीक है। When a cell stop growing, say due to the shortage of the nutrient, it will occur in which phase of the cell cycle? बोल रहा है अगर सेल में न्यूट्रिएंट कम हो गया तो सेल डिवाइड नहीं करती है। G0 में चली जाएगी, वो सेल डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है। When a cell stop growing, सेल ग्रो करना रुक गया, वृद्धि सेल में रुक गई। क्यों रुक गया? क्योंकि न्यूट्रिएंट कम पड़ गए सेल में। तो क्या होगा? इट विल अकर इन व्हिच फेज? बोल रहा है किस फेज में ऐसा होगा? तो आपके जीवन में होगा। When a cell stop growing, अगर कोई सेल है ग्रो करना स्टॉप कर दिया ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट शॉर्ट कर गया, दिस विल अकर इन व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल? सेल साइकिल की अवस्था में ऐसा होगा। तो जीवन में होगा। ठीक है। जीवन स्टेज से ही एग्जिट करेगा। सेल स्टॉप ग्रोइंग, सेल ग्रोइंग, लेकिन वो जीवन में एंट्री करेगा तब जाकर के वो वहां से एग्जिट होगा। मतलब किस अवस्था में डिसीजन होता है? डिसीजन किस अवस्था में होता है? जीवन। पूछ रहा है डिसीजन किस अवस्था में होगा? समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत है? When a cell stop growing, मान लीजिए बोल रहा है ये सेल है, ये ग्रो करना बंद कर दे, नहीं ग्रो करता, ग्रो ही नहीं करता। ठीक है। क्योंकि ग्रो करेगी तभी वो डिवाइड भी करेगी। जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो डिवाइड कैसे करेगी? वो ग्रोथ नहीं कर रही है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि न्यूट्रिएंट इसमें कम पड़ रहा है। ठीक है। और दिस विल अकर इन व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल? सेल साइकिल की किस अवस्था में ये चीज होती है कि सेल ग्रो नहीं करती? तो आपको पता है ना जीवन में सेल सबसे ज्यादा ग्रो करता है, एस में थोड़ा कम, जीवन में ग्रो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ होती है? जीवन में। तो जब न्यूट्रिएंट कम पड़ने लगेंगे तो सेल जीवन में ग्रो नहीं करेगी। ये चीज आपके जीवन अवस्था में देखिए तो सेलेक्ट करना है। सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ होती है? जीवन में। नहीं ग्रोथ नहीं करेगी, ग्रो नहीं करेगी तो डिवाइड नहीं करेगी। अमाउंट ऑफ द डीएनए से बताइए। फोर सी रहेगा। वो लाइफ किस अवस्था में डीएनए का अमाउंट बदलता नहीं है?
कहाँ कोड सी रहेगा? अभी मैं सिंपल टॉपिक बता रहा हूँ। G1 में डीएनए कंटेंट कोड सी, S में कोड सी, और इसके बाद कौन सा आता है? G2 में कोड सी, M में बताइए। हाँ, M में प्रोफेज में कोड सी रहेगा, मेटाफेज में कोड सी रहेगा, इसके बाद टूसी हो जाएगा। ठीक है, आगे जाकर के टूसी हो जाएगा। तो कोर्स क्या जाएगा? हाँ पर ये कोड सी चलेगा। कोड सी देखिए इन सब चीजों में है। तो G2 ओनली G2 में ही गलत है, केवल G2 में नहीं है। देखिए G2 में रहता तो है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत अवस्था जो प्रोफेज आती है ना, प्रोफेज में भी कोड सी रहता है। ये रॉन्ग हो गया। G1 और S होगा नहीं, G0 और G1 होगा नहीं। तो G0 लिखा है, G2 और M सही है। G2 और M दोनों में कोड सी कंटेंट होगा। समझ में आया? अभी समझ लीजिएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बताइए ABC क्या बता रहा है? ABC क्या बता रहा है? साइटोकाइनेसिस। B क्या है? M फेज। और C क्या है यहाँ पर? G1 है कि G2 वाला है? एरो ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब ये G1 होगा। ये क्या है? S, ये क्या G2 है, ये क्या M है, और ये क्या है? साइटोकाइनेसिस। अब आप जाने के लिए आंसर एक क्या है? एनसीईआरटी में कीवर्ड दिखाया गया है, वही सेम डायग्राम है। बताइए डायग्राम को कहाँ कीवर्ड नहीं दिखाया है? साइटोकाइनेसिस लिखा है ना, साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस ए वाला कहाँ क्या है? ये वाला ये साइटोकाइनेसिस ए साइटोकाइनेसिस। बी क्या है? प्रोफेज सही है, पहले प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज आएगी। और सी क्या है यहाँ पर? सी को G0 लिख दिया है। सी सही है, G0 है। समझ रहे हैं क्यों है? सी G0 कैसे है? वो सी को ये नहीं, ये तो G1 है। सी को बोल रहा है यहाँ से यू टर्न ले लिया, यू टर्न निकल लिया यहाँ से, यहाँ तक आया, आगे एस ने नहीं इंटर किया, यू टर्न ले लिया, तो वापस हो गया, निकल लिया यहाँ से। ये एरो देख रहे हैं? ये एरो बता रहा है कि सेल डिवाइड नहीं कर रही, एग्जिट हो रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। पूछ रहा है ये तो G1 है। ठीक है, समझ में आया? बताइए ये सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन। ये अभी पहले बताया गया ना, फिर आपको जाइगोटी लेप्टोप्सिस जब ये नियम पढ़ेंगे तब देखिएगा, और ये मतलब नहीं हो गया। प्लस इस पर आ जाइए वापस। अब देखिए इसमें कोई चीज़ें और बची हुई हैं जो एनसीईआरटी बुक में आपका दिया है। टेबल बनी हुई है, ये टेबल एक समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है, एक टेबल इधर बनी हुई है। ठीक है, और जो डीएनए कंटेंट वाली बात है वो देखिए। आपका यहाँ G1 हो गया, यहाँ S हो गया, यहाँ G2 हो गया। ठीक है, और आगे M में अभी स्टार्टिंग M में चेंज होता है। जब M पढ़ेंगे उसमें प्रोग्राम आप लिख लीजिए यहाँ पर। अगर मैं M बोलूँ, M में सबको पता है पहले क्या आता है? प्रोफेज आता है ना, उसके बाद क्या आता है? मेटाफेज। उसके बाद क्या आता है बताइए? एनाफेज। लास्ट में क्या आता है? साइटोकाइनेसिस आएगा, और इसके बाद साइटोकाइनेसिस लास्ट में आता है। ठीक है, जब में सब आता है लास्ट में आप लिखेंगे साइटोकाइनेसिस। इसको यहाँ लिखिए, एक साथ समझ लीजिए पूरे क्वेश्चन बार बार आता है। G1 S और G2, इसके बाद यहाँ प्रोफेज, मेटाफेज, एना हो गया, हीरो हो
इस सेल में कितने हैं? 2 क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम दिखा रहा है बताइए? ये सेल डिवाइड करने जा रही है, ये सेल डिवाइड करने जा रही है, तैयारी करेगी, तब जाके लास्ट में डिवाइड करेगी। कितना होगा ना? तो अगर इस सेल में डीएनए कंटेंट कितना क्रोमोसोम है, अगर कितना दिखाई दे रहा है आपको इसमें? तो कितना दिख रहा है? तो क्रोमोसोम इसमें है, क्रोमोसोम कितने हैं? आपको 2 दिख रहे होंगे, ठीक है? 2 दिख रहे हैं ना? डीएनए कंटेंट बता सकता है कोई 2C है कि 4C है? 2C 4C जानते हैं क्या होता है? जितना आर्म होता है, कितनी आर्म है इसमें? 2 भुजाएं हैं इसमें, 2 भुजाएं हैं, तो बोलेंगे 2C है। अभी इसको मैं डायग्राम ऐसे बना दूं तो ये क्या हो जाएगा? 4C। समझ लीजिए, 2 भुजा है तो 2C है, और 4 भुजा हो जाएगी तो 4C हो जाएगा, ठीक? इसमें कितना क्रोमेटेड है? हाँ, 2। कितना क्रोमेटेड है? 1 क्रोमेटेड है। कितना है? 1 है, ठीक है? इसमें कितने क्रोमेटेड बताए? 2, ठीक है? इसमें कितना? 2 बताया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप इसमें देखिए, उसी के हिसाब से चलिए। कहाँ पूछा है? इधर लिखा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर बोल रहा है इनिशियल शुरुआत में, मान लीजिए अगर क्या है 2C कंडीशन है, यहाँ आपको 2C दिखाई दे रहा है, हर क्रोमोसोम में कितना आर्म है? 2 आर्म है, 2C कंडीशन है। तो बताइए जीवन में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन जीवन में होता है? नहीं होता है, कुछ नहीं होगा ना। तो यहाँ पर बोलेंगे कि 2C रहेगा, ठीक है? एस फेज में क्या होगा? इस डीएनए के साथ क्या होगा? एस फेज में डबल हो जाएगा, ये डीएनए क्या हो जाएगा? डबल। ऐसे हो जाएगा कि नहीं होगा? डीएनए 1 से 2 बन जाएगा, डबल हो जाएगी तो 4C। यहाँ समझने में क्या हो जाएगा? 4C। G2 में क्या रहेगा? 4C। ये क्या बता रहे हैं? डीएनए कंटेंट है, ये क्या है? डीएनए कंटेंट बता रहे हैं। 2C रहेगा, वहाँ 4C, वहाँ 4C। इसमें बताइए, पढ़ चुके ना? जो पढ़े हैं ग्रुप में क्या होगा? 4C नहीं होगा, यही रहेगा। ग्रुप में 4C रहेगा। अभी आप नोट कर लीजिए, मेटाफेज में क्या रहेगा? 4C। एनाफेज में क्या रहेगा? हाँ, एनाफेज में 2 तो आधा हो जाएगा, ठीक है? तो डीएनए लेकिन डीएनए कंटेंट पर सेल उतना ही रहेगा, ध्यान रखिए, इस चीज को नोट कर लीजिए। 4C रहेगा। यहाँ पर आपको टेलोफेज में क्या है? टेलोफेज में आपके 2C बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस में 2C, ठीक है? समझ में आ रहा है? डीएनए अरे कोई दिक्कत हो रही है? साइटोकाइनेसिस टेलोफेज में 2C नहीं रहेगा, टेलोफेज में 4C रहेगा। ये बता रहा हूँ, आप बताइए क्या करेंगे? आप बताइए, सही है? क्या दिक्कत होता है? मैं कह रहा हूँ कोई भी सेल है, शुरुआत में उसमें 2C कंडीशन है, इनिशियली क्या है? 2C है, ठीक है? अब जब सेल डिवाइड होने जा रही है तो उसमें क्या क्या होगा? इतना बुक में नहीं लिखा गया है, यहाँ से यहाँ तक बुक ने नहीं दिया है, बुक ने केवल इसको दिया हुआ है, ठीक है? समझ रहे हैं इस चीज को ना? 2C शुरुआत में है, ये आपके पास ऐसे देख लीजिए, ये सेल है, ये सेल डिवाइड होने जा रही है, तो इसमें डीएनए कैसा होगा? इसमें डीएनए ऐसे ही तो होगा। ये कौन सी कंडीशन है? एक क्रोमोसोम में 2 आर्म है, ये 2C कंडीशन है कि नहीं है ना? यही तो है। इसके बाद जब रेप्लिकेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4C। सही है कि नहीं सही? रेप्लिकेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। यहाँ 2C चलेगा, यहाँ 4C, और यहाँ पर भी सेम चलेगा। इसको अभी आप भूल जाइए, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं,
आगे देखिए डीएनए का कंटेंट हो गया, नंबर बताइए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? अगर 2 है तो 2 यहाँ पर मान लीजिए है, यहाँ कितने सेम रहेगा। क्रोमोसोम का नंबर कभी नहीं बदलता, मियोसिस छोड़ करके, मियोसिस अगर हो रही है तो लास्ट में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा, लेकिन माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर कहीं नहीं बदलता है। अगर 16 क्रोमोसोम है तो शुरू से लेकर के लास्ट तक 16 ही चलेंगे, चाहे क्रोमोसोम ऐसा हो और चाहे ऐसा हो। बताइए डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम ऐसा हो जाता है ना, डीएनए ऐसा हो जाता है, यहाँ पर कितना है, एक क्रोमोसोम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी तो एक ही है, तो नहीं हुआ है, केवल डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है, क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही है। क्रोमोसोम यहाँ, क्योंकि सेंट्रोमियर से डिसाइड होता है, एक सेंट्रोमियर यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। अगर इसमें मैं इस तरीके से कर दूं तो आप नहीं कहेंगे कि क्रोमोसोम बढ़ गया, क्रोमोसोम उतना ही है, सेंट्रोमियर एक है, चाहे जितनी आर्म हो जाए क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता है, क्रोमोसोम उतना ही, केवल डीएनए का अमाउंट बदलता है। क्या बदलता है? अमाउंट बदलता है, कंटेंट जिसको बोलते हैं। तो डीएनए कंटेंट जो है, जो आपका जीवन में रहता है, उसका डबल किसमें हो जाएगा? यस में, क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। तो डीएनए कंटेंट वही सेम G2 में रहता है, आप सवाल कर चुके हैं, सेम क्या रहेगा? G2 में रहेगा। और शुरुआती अवस्थाओं में भी वही क्या रहेगा? 4C, यहाँ पर भी 4C, यहाँ पर भी आगे एक जो ऑप्शन दिया था G2 एंड M, सही किया गया था ना, सही था ना? G2 और M में क्रोमोसोम का डीएनए कंटेंट बराबर रहता है, वो देख लीजिए 4C यहाँ से वहाँ तक है कि नहीं है, बराबर रहता है, लास्ट में जाकर चेंज होगा साइटोकाइनेसिस में जाकर, ठीक है। शुरुआत में क्या है? 4C। तो डीएनए कंटेंट समझ में आया, डीएनए की मात्रा, कितनी मात्रा है उसकी, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएगा तो डीएनए की मात्रा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन नंबर जो होता है क्रोमोसोम का वो नहीं बदलता है, नंबर सेम रहेगा शुरू से लास्ट। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ टू, यहाँ से देखिए बॉक्स है, हाउ टू प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कंटिन्यू टू डिवाइड ऑल देयर लाइव्स। बोलता है प्लांट और एनिमल सेल कैसे, हाँ, कैसे पूरी लाइफ डिवाइड करती रहती है। हाउ टू प्लांट एंड एनिमल सेल कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू ऑल देयर लाइव्स। तो बोलेंगे प्लांट सेल पूरी लाइफ, प्लांट में ग्रोथ पूरी लाइफ होती है, लेकिन एनिमल में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है ना। प्लांट सेल थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करती है, लेकिन एनिमल सेल थ्रू आउट लाइफ डिवाइड नहीं करती। आगे पूछ रहा है टू ऑल द सेल इन ए प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम। क्या प्लांट में सारी सेल एक समय पर डिवाइड करती हैं? प्लांट में जितने भी सेल हैं, क्या वो सारी सेल एक समय सभी डिवाइड करती हैं? सोच के बताइए, नहीं करती ना। परमानेंट इसको आराम करता बैठ करके बैलेंस डिवाइड कर रहा है, तो सारे सेल एक समय डिवाइड नहीं करते। तो यहाँ लिख लीजिएगा बुक में नो, उसका आंसर क्या होगा? नो। या तो यहाँ पर आप पॉइंट बना के लिखिएगा, हाँ लिखिएगा ऑल सेल्स एंड प्लांट, प्लांट में सारी सेल्स, ठीक है, डू नॉट डिवाइड एट सेम टाइम, एक समय सारी सेल डिवाइड नहीं करती। नो आंसर होगा, ठीक है। आगे बोला कैन यू टेल द नेम एंड लोकेशन ऑफ द टिश्यू हैविंग द सेल दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ। वो डाल उस सेल का नाम बता सकते हैं या उसकी लोकेशन बता सकते हैं जो सेल प्लांट में हमेशा डिवाइड करती है। तो क्या आंसर होगा? उस सेल का नाम है मेरिस्टेमेटिक सेल, और वो सेल कहाँ मिलेगी? एपेक्स ऑफ द रूट और स्टेम, ठीक है। Do animal cell have the same मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? क्या एनिमल सेल में भी ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है? नहीं।